नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी को हम लोग पूरे भारत में महात्मा गांधी का पुण्यतिथि मनाए हैं। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी से ही जुड़े कुछ तथ्यों को और कुछ भारतीय जनमानस में जो भावनाएं चलती है उस पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। वर्तमान समय में जब मैं देखता हूँ तो महात्मा गांधी जी से संबंधित दो धाराएं परस्पर समानांतर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। एक जो महात्मा गांधी के अहिंसा का विरोधी है और एक जो महात्मा गांधी के अहिंसा का समर्थक है। अहिंसा का जो विरोध करने वाला वर्ग है वह प्रायः युवा है, वह प्रायः किशोर है, और जो अहिंसा का समर्थन करने वाला है वह या तो किशोरावस्था से ऊपर मतलब एक प्रौढ़ावस्था वाले लोग कह सकते हैं आप, या फिर जो किशोर लोग हैं या फिर युवा हैं जिन्होंने इतिहास को, विभिन्न घटनाओं को अलग नज़रिए से देखा है, वे हैं। तो कुछ तथ्यों पर मैं बात करना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई, और निर्णय आपको करना है क्या बुरा क्या गलत, क्या सही क्या गलत। महात्मा गांधी जी का जब हम चर्चा करते हैं तो उनके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव का समय आता है वह टाइम था आपको 1893 ईस्वी का, जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आते हैं। और 1893 ईस्वी में जब वे इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आ चुके थे और 93 में वो जाते हैं आपको साउथ अफ्रीका। वहाँ पे एक भारतीय कंपनी थी जिसके केस को लड़ने के लिए साल भर के लिए उनके साथ करार किया जाता है। और वे जब जाते हैं और उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं ने महात्मा गांधी के, न केवल महात्मा गांधी के जीवन पर बल्कि भारतीय इतिहास पर भी, विश्व इतिहास पर भी, अफ्रीका के इतिहास पर भी एक व्यापक प्रभाव डाला। आप यूँ कहें कि एक गांधी जी के जीवन की वह युगांतकारी घटना थी। गांधी जी के स्वरूप को बदल दिया उन घटनाओं ने, उन परिस्थितियों ने। जब महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं भाई जो रंग भेद की नीति थी, जो नस्ल भेद का नीति था, काले और गोरे लोगों के बीच का जो फासला था अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो स्थापित किया गया था, उससे भी गहरे रूप से प्रभावित होते हैं, गहरे रूप से चोटिल हो जाते हैं। और वहाँ रह करके न केवल भारतीय लोगों को बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भी संगठित करते हैं, कई आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आंशिक रूप से नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए उन्हें सफलता भी मिलती है। और न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे उनकी पहचान होती है। और वहीं देखें, जब भारत के संदर्भ में मैं बात करूं और जब वे भारत में वापस आते हैं तो आप देखें 1916-17 से पहले, चंपारण सत्याग्रह के पहले तक आप देखें भारतीय कांग्रेस को, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, पहले वह कुलीन वर्गों की पार्टी थी, बुर्जुआ वर्गों की पार्टी थी, ऊंचे लोगों की पार्टी थी। परंतु गांधी ने कांग्रेस को एक नया दिशा दिया। गांधी ने कांग्रेस को भारतीय जनमानस से बिल्कुल आम लोगों से जोड़ दिया। वरना क्या कारण है कि कांग्रेस, महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव से पहले कांग्रेस को कोई आम लोगों के बीच में उसकी कोई पैठ ही नहीं थी, या थी भी तो बहुत कम। और चंपारण सत्याग्रह के बाद तो पूछिए ही मत, कांग्रेस को उन्होंने लीड करना शुरू किया, चाहे वे अध्यक्ष रहते थे अथवा नहीं। अच्छा, मैं बात करता हूँ उनके शक्ति की। अहिंसा जो है गांधी के नज़रिए से कायरता नहीं है, अहिंसा साहस का प्रतीक है, एक बड़ी बहादुरी वाला काम था उस समय। अब छोटे से संदर्भ में देखें, अभी किसी प्रशासक के खिलाफ, किसी एसपी, किसी डीएम, किसी मंत्री, किसी राज्य सरकार के खिलाफ, हमको आपको नहीं बल्कि बड़े लोगों को, जिनके पास धन हो, दौलत हो, प्रतिष्ठा हो, संपत्ति हो, उन्हें भी आंदोलन करने के लिए एक बार नहीं 50 बार सोचना पड़ता है और शायद ही सफलता मिलती है। परंतु उस समय देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो अफ्रीका में जाता है और उसके पास क्या था, गांधी के पास उस समय क्या था? चंद भारतीय लोगों के अलावा
पर उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने दृष्टिकोण, अपने नेतृत्व क्षमता, अपने आत्मबल, अहिंसा, सत्याग्रह से एक नया दिशा दिया अफ्रीकन इतिहास को ही नहीं, पूरे विश्व इतिहास को ही। अफ्रीका में जाकर आंदोलन करना और अंग्रेज सत्ता को हिला देना छोटी बात नहीं हो सकती, बिल्कुल ही नहीं हो सकती। आप एक बार ठंडे मन से सोचिए तो जरा। और हाँ, मैं बात कर रहा था, बहुत युगांतकारी घटना है ये, गांधी के लिए भी और हमारे लिए भी सोचने पर विवश करता है। जब वे 1921 में देखते क्या हैं, भारत पहले से देख रहे होते हैं, भारत में 15 के में जब आते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या है कि भारत में इतनी गरीबी है, चारों तरफ इतनी गरीबी है कि लोग लगभग अर्धनंगा रहते हैं, मतलब आधा नंगा। मतलब क्या कि धोती को लुंगी के समान लपेट करके आधा ऊपर की तरफ रखते हैं और ऊपर वाला बदन खाली रहता था उस समय। प्रायः लोगों का 80 से 90% आप कह सकते हैं लोग, इतनी गरीबी थी कि बदन पे पूरा कपड़ा नहीं हुआ करता था। और गांधी जी ने जब ये देखा और महसूस किया, देखा तो सबने पर महसूस उन्होंने किया, और उसी समय 1921 ईस्वी की बात है, सितंबर 1921, जब उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं भी एक भारतीय के समान, जब इतने सारे भारतीय लोग नंगा रहते हैं, अर्धनंगा रहते हैं, तो मैं क्यों सूट बूट में रहूं। जबकि गांधी अच्छे परिवार से थे, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे उस समय, आज से सवा साल पहले की बात। उन्होंने भी एक धोती के सहारे पूरा जीवन बिताने का निर्णय लिया, और तभी से हम देखते हैं उनको एक धोती को ही पहनना, उसी को लपेट लेना, ओढ़ लेना। कई घटनाएं हैं ऐसी जो सोचने पर विवश करती हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। वह 21 दिन का अनशन कौन भूल सकता है, भूख हड़ताल 1924 ईस्वी में, जब सांप्रदायिकता को रोकने के लिए जब कत्लेआम मचा हुआ था भारत के कई हिस्सों में, उन्होंने अनशन भूख हड़ताल किया था 21 दिनों का। और कहा तो यह भी जाता है कि ब्रिटिश सरकार अंदर अंदर यह चाहती थी कि गांधी भूख हड़ताल से मर भी जाएं, और उन्होंने उनके मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले क्रियाकर्म के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ियों और साथ में घी की व्यवस्था भी कर ली थी। परंतु गांधी जी को कहीं से पता चला और उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित किया था। आगे हम देखते क्या हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब भारत के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जब इंग्लैंड गए थे लंदन में, तो वहाँ के विंस्टन चर्चिल, जिनका नाम आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री भी रहे इंग्लैंड के, उन्होंने उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। और उस समय जब अंग्रेजों के सामने सूट बूट में जाना जरूरी होता था, उस समय भारतीय के रूप में जब पहुंचते हैं बिल्कुल एक धोती में, तो सोचिए, और बराबरी पर बैठते हैं जब ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के सामने, क्या कमाल का दृश्य रहा होगा। एक नंगा आदमी, एक गरीब आदमी, एक काला आदमी, एक भारतीय शासित गुलाम देश का नागरिक राजा के प्रतिनिधि के सामने बराबरी में बैठा था। वह ऐतिहासिक दिन था। वह मतलब कई संदर्भों में गांधी को आप जब सोचेंगे, देखेंगे, तो बहुत बड़ी बात है गांधी होना। इस एपिसोड में इतना ही। आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद।